हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और ये वीडियो मैं क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का लेके आई हूँ। इसके पिछले वीडियो तक मतलब वीडियो 10 में हमने देखा था कि कैसे हर एनिमल ऑर्गेनिज्म में अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और ये वीडियो मैं ह्यूमन रेस्पिरेशन के लिए लेके आई हूँ कि ह्यूमन के का कौन सा पार्ट है और ह्यूमन रेस्पिरेशन में मैकेनिज्म क्या होता है रेस्पिरेशन का। तो इस वीडियो में हम ह्यूमन का देखेंगे और ये वीडियो नंबर 11 है। और अगर वीडियो पसंद आता है दिल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे अपने कंटेंट पे चलते हैं। एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं और शेयर करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमने यहीं तक छोड़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप देखिए ये माउथ कैविटी है। माउथ कैविटी से आपका फूड जाता था और नेजल कैविटी से ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं, मतलब एयर लेते हैं। और माउथ कैविटी से हमने फूड लिया था। और इसके बाद नेजल कैविटी से आपने देखा कि आपको यहाँ पे फेरिंग्स है और फिर लैरिंग्स है। और उसके नीचे ट्रैकिया, जो मैंने रिंग लाइक स्ट्रक्चर बताया वो आपका क्या था, ट्रैकिया ही था। और ये लाइनिंग्स को हम वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा वॉइस प्रोड्यूस होता है। ये रिंग ऑफ कार्टिलेज जो मैंने बताया था कि कार्टिलेज रिंग की तरह होता है, जिसमें कि एयर अगर आपका लंग्स तक जा रहा है तो कोलैप्स ना हो उसके लिए, और स्मूथली एयर का होते रहे, अंदर तक लंग्स तक जाते रहे। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे हमारे लंग्स है। लंग्स चूंकि बहुत सॉफ्ट ऑर्गेन होता है, इसीलिए ये रिप्स से कवर होता है। रिप्स जो होता है बोनी स्ट्रक्चर होता है, जो लंग को कवर करता है। ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है, इसको हमने बोला, इसके अंदर ये है, इसको ब्रोंकी बोला, ये वाले चौड़े वाले पार्ट को। और जब ये स्मॉल पार्ट में जाके अंदर जाके, और ये मेन पार्ट जो दोनों लंग्स में जा रहा है एयर को लेके, वो ब्रोंकी है। और ब्रोंकियोल किसको बोला, जब वो और स्मॉल पार्ट में जाके डिवाइड हो जाता है तो उसको ब्रोंकियोल बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको जरा पेन से दिखाना चाहूंगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपने रिंग ऑफ कार्टिलेज से, जो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज था, ठीक है, जिसमें कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जब ये दोनों लंग्स की तरफ ये डिवाइड हुआ तो ये इस लंग की तरफ जो पार्ट गया, और एक यहाँ से डिवाइड होके लेफ्ट और एक राइट की तरफ गया। ठीक है, दोनों लंग्स की तरफ चला गया। उसके बाद इसको हमने बोला ब्रोंकी। इसको क्या बोला हमने, ब्रोंकी, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये वाला चीज मैंने ब्रोंकी जो है उसको बोला। और जब ये नीचे तक बिल्कुल लंग्स तक जाते हैं तो और भी स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और भी पतली पतली स्मॉल नलियां में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जब स्मॉल पार्ट में और डिवाइड हो गए, ताकि वो हर सेल्स में ऑक्सीजन को दे सके, इसलिए ये छोटे छोटे पार्ट में और जाके डिवाइड हो गए, ब्रांच निकल गई, इनकी ब्रांचेज हो गई। मतलब ये स्टेम अगर है तो ये इनकी ब्रांचेज है। तो इन ब्रांचेज को हमने बोला ब्रोंकियोल। ठीक है। ये जो आपने ये आपने देखा, जो ये ब्रांचेज है, इसको हमने बोला ब्रोंकियोल। और ये ब्रोंकियोल के लास्ट में आपने देखा एल्वियोलर सैक है। सैक मतलब एक थैला लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये आपका एल्वियोलर सैक है, जिसको कि हमने बाद में जाके एल्वियोली भी बोला। और ये आपका रिब्स है, ये बता दिया था। और ये डायफ्राम है। डायफ्राम जो है एयर के मूवमेंट से अप एंड डाउन होता है। जब अप एंड डाउन कंडीशन में होगा तो एयर इन और आउट होता है, और उसका एयर पैसेज का नोज से लेके लंग्स तक मैकेनिज्म में हेल्प करता है डायफ्राम। तो हम क्लियर कर ले। Within the lung, the passage divide into smaller and smaller tube which finally terminate in balloon-like structure which are called alveoli. ठीक है, singular alveolus. The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. Alveoli आपने देखा, ये balloon-like structure alveoli है, जो कि surface provide करता है जहां से exchange of gases जो है take place लेता है। The wall of alveoli contain an extensive network of blood vessels. इस alveoli में बहुत सारे blood vessels है। जैसे आपको याद है कि हमारे digestive system के small intestine में blood vessels था, जो कि carry करता था nutrient को। तो ये इसमें क्या है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। मतलब ऑक्सीजन लेके जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस भेजेगा। We lift our ribs and flatten our diaphragm
and the chest cavity become large as a result. अगर हम अपने रिब्स को लिफ्ट करेंगे और डायफ्राम को फ्लैटन करेंगे तो क्या होगा, द चेस्ट कैविटी बिकम लार्ज, चेस्ट कैविटी हमारा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका दिया हुआ है, एज वी हैव लिफ्ट आवर रिब्स, जब हमने उसको रिब्स को लिफ्ट अप किया और चेस्ट को फ्लैटन किया, फैला चौड़ा कर दिया, तो उसको जो हमारा डायफ्राम को जब हमने वो कर दिया, सॉरी ये दिख नहीं रहा है, हाँ, फ्लैटन आवर डायफ्राम एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज ए रिजल्ट, तो उस केस में चेस्ट कैविटी हमारी बहुत बड़ी हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, और फिर क्या होगा, एयर जो है लंग्स में सक्ट हो जाएगा एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोली, और फिर जाके एल्वियोली में वो चला जाएगा एयर। द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और रेस्पिरेशन के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से हमारा ब्लड लेके आती है तो रिलीज इनटू एल्वियोली, तो वो भी वही एल्वियोली में ही रिलीज करती है। And the oxygen in the alveolar air is taken up by body in the alveolar blood vessels, वहां तो जाके उसने पूरी बॉडी से जब लेके आया तो एल्वियोली में रिलीज कर दिया, और एल्वियोली में जो ऑक्सीजन था उसको एल्वियोलर के ब्लड सेल्स ने क्या किया, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया, कलेक्ट करके, ठीक है, वहां से लेकर के ब्लड सेल्स ने, ब्लड टिश्यू ने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग ऑलवेज कंटेन ए रेसिड्यू वॉल्यूम of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contains residual volume of air, मतलब कि उसमें कुछ एयर जो है अभी रह जाता है, मतलब लंग्स में के सारे एयर, अगर ऑक्सीजन है तो सारा ऑक्सीजन एक साथ बॉडी में नहीं जाएगा, कुछ ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी ऑब्जर्व, कि तब तक वो दूसरा ऑक्सीजन आते रहे। ये नहीं कि सारा का सारा दे दिया तो लंग्स काम करना बंद कर देगा, उस बीच में थोड़ा सा लंग्स अपने लिए रखता है ताकि जब तक दूसरा ऑक्सीजन आए तब उसको वो आगे फॉरवर्ड करता है। तो दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all part of the body. अगर किसी जो है ऑर्गेनिज्म का बॉडी बहुत बड़ा है तो वहां पे डिफ्यूजन प्रेशर से केवल ऑक्सीजन गैस और उसका एक्सचेंज नहीं होगा। डिफ्यूजन मैंने पीछे भी बताया था कि जब कोई भी गैस, लिक्विड, सॉलिड, कोई भी, यहाँ तो गैस की बात करी, मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा है अभी, ठीक है, और हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन के बाद ऑक्सीजन कम हो गया, जब रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो गया तो वो ऑक्सीजन अब किस में बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, तो अब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो गया, तो हमारी बॉडी अब बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेगी, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से लेगी तो कैसे लेगी, डिफ्यूजन के प्रोसेस से, पहले तो हमने ले लिया लेकिन लंग से फिर वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से दूसरे बॉडी पार्ट में जाएगा, क्योंकि अभी लंग्स के पास बहुत सारा ऑक्सीजन है जब उसने फ्रेश एयर लिया तो, और दूसरे बॉडी के पार्ट का ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो गया है एनर्जी, फूड को बर्न करके एनर्जी बनाने में, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जब हर सेल्स में हो गया उसके बाद वहां कार्बन डाइऑक्साइड बन गया हर सेल्स में, तो हर सेल्स को फिर से ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन लंग्स के पास है, तो लंग्स अपना ऑक्सीजन दूसरे बॉडी सेल्स को कैसे देगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लंग्स के पास ज्यादा है, हाइयर कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का, तो हाइयर कंसंट्रेशन से हर बॉडी पार्ट में लोअर कंसंट्रेशन में चला जाएगा। लेकिन यही बात ये कहा गया है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होते जा रहा है तो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है इतना आसान नहीं रहता, इतना इजीली डिफ्यूजन नहीं होता है। Instead, respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissue which are deficient in oxygen before releasing it. ठीक है, और डिफ्यूजन का प्रोसेस जैसे बहुत जगह होता है, जैसे कि बहुत सारे एनिमल में जिनकी स्किन स्लाइमी होती है तो वहां तो एयर का एक्सचेंज डिफ्यूजन से डायरेक्टली स्किन से हो जाता है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा है ऑक्सीजन तो उसकी स्किन ने क्या किया, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन हमारी बॉडी बहुत बड़ी है तो हमारी बॉडी में डायरेक्टली सेल तक नहीं जा रहा है, अगर हमने डिफ्यूजन भी किया, हमारे लंग्स से डिफ्यूजन से गया दूसरे बॉडी पार्ट में तो सेल से नहीं जा रहा है, सेल्स में डायरेक्टली नहीं जा रहा है,
ब्लड के पिगमेंट लेके जा रहा है। ब्लड का कौन सा पिगमेंट लेके जा रहा है? हीमोग्लोबिन लेके जा रहा है। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके दूसरे बॉडी पार्ट में, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है तो ब्लड ही कनेक्ट करेगा ऑक्सीजन को, लेकिन उसमें पिगमेंट होता है, कौन सा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, रेड पिगमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन, वो क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रैप करके और दूसरे बॉडी पार्ट में ले जाता है। तो उस ब्लड के पिगमेंट को जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और जब वहां पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस पूरा हो गया, जब वहां रेस्पिरेशन का प्रोसेस पूरा हो गया तो अब वहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया। अब लंग्स में तो अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स में कम है, लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा है क्योंकि फ्रेश, तब तक उसने फ्रेश एयर ले लिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया। तो हमारे बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड अब लंग्स को ट्रांसफर होगा। तो उसको जो हीमोग्लोबिन कैरी करता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड, बिना ऑक्सीजन वाले गैस को कैरी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा है, पॉइजनस गैस को कैरी कर रहा है। और इस तरह से जब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो फिर नॉस्ट्रिल से वो हमारे बाहर आ गया रेस्पिरेशन के बाद। तो इस तरह प्रोसेस आपका होता है। इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच इज वेरी हाई एफिनिटी। और इसका ऑक्सीजन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनाता है हीमोग्लोबिन, तो उसका ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन is and hence is mostly transported in the dissolved form in our body. कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ऑक्सीजन से ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। तो ये कैसे जाता है? ये जो है आपको डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड हेंस इट मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म। तो ये डिसॉल्व फॉर्म के रूप में ब्लड में जाता है। तो ये आपका है, इफ द एल्वियोलर सरफेस वेयर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट gases become because large surface available for the exchange take place. If diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. Are not you glad that we have hemoglobin? अगर अपने आप में बॉडी सेल्स में डिफ्यूजन के माध्यम से जाना होता, ठीक है, हर बॉडी सेल्स में लंग से डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन जाना होता तो कम से कम 3 साल लगते। अगर हमारा जो है अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो 3 साल लगता लंग से लेके पैर तक जाने में। लेकिन हीमोग्लोबिन क्या करता है? बहुत फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट करता है, बिल्कुल ये एरोप्लेन वाला काम करता है। तुरंत में ये एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को सेल्स को दे आया, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये जैसे हम मेल भेजते हैं ना, मेल कैसे तुरंत में पहुंच जाता है, उस तरह ये मेल का काम करता है। और अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता, तो ये लेटर की तरह, पोस्टल लेटर की तरह काम करता, जो धीरे धीरे जाता। अब हम इसके क्वेश्चन देख लें। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism? का ये एडवांटेज है कि ये जो है ऑक्सीजन से डायरेक्टली, एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली जो है ऑक्सीजन ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास लंग्स होता है। और चूंकि एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऑक्सीजन है कंपेयर टू वाटर, तो ये ब्रीदिंग रेट इनका, टेरेस्ट्रियल एनिमल का ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है। और चूंकि एक्वेटिक जो पानी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको कम ऑक्सीजन मिल पाता है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो आंसर आप ऐसे लिखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको एक साइटोप्लाज्म वाला बताया था, आप उसको पूरा टेबल आप उसको इसमें आप लिख जाएंगे, दिस वन। तो ये उसका आंसर आपको यही है, डिफरेंट ये पाथवे है, इसके बारे में ही आपको पूछा गया है। तो ये पूरा पाथवे जो है आप ये तीनों का बता देंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया है, आप उसको देख लेंगे। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ये अभी मैंने आपको बताया, इसी वीडियो में बताया है कि ऑक्सीजन जब हमारे लंग्स में जाता है तो डिफ्यूजन से वो क्या करता है, एल्वियोली से ब्लड जो सेल्स है उसको
कैरी फॉरवर्ड कर देता है और वो फिर ट्रांसपोर्ट करके पूरे बॉडी में ले जाता है। और वहां ऑक्सीजन का जब फूड के साथ बर्निंग हो जाती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जब हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो फिर उसको जो है ब्लड जो है हीमोग्लोबिन जो है उसको कैरी करके और हमारे लंग्स तक भेजती है और लंग्स उसको हमारे बॉडी से बाहर कर देता है नॉस्ट्रिल से। How are the lungs designed in human being to maximize the area of change of gases? ठीक है, तो ये आपको इस ये वाला बता देंगे आप इसमें कि कैसे ये एल्वियोली है। एल्वियोली जो है बहुत सारे इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, और ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं। तो हमारी बॉडी में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डिजाइन है। तो ये आपका हो गया। और हम अगले वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन जिसमें ब्लड वेसल्स और हार्ट आएगा, क्योंकि बिना अभी आपने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर जो हीमोग्लोबिन अगर नहीं होता तो कितनी प्रॉब्लम आती। तो हीमोग्लोबिन जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।